जय हिंद एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर ऑडिबल हो तो कमेंट में यस करें। धनराज सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कोविड से पहले हम नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, पर लेकिन जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से हम नरेशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने एंड किए थे। मतलब जहाँ से वो पैंडेमिक के बाद छुट्टी हो गई है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ सिंटेक्स। सिंटेक्स को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या फिर आप एयरफोर्स में इसे, या फिर बहुत सारी बुक्स में इसे कॉन्कर्ड के भी नाम से जाना जाता है। अगर आप एयरफोर्स का सिलेबस देखते हो तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स नहीं मिलता, उसे कॉन्कर्ड कहते हैं। तो कॉन्कर्ड कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कॉन्कर्ड कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो सिंटेक्स को या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ही हम कहते हैं कॉन्कर्ड। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करें तो इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या होती है, अगर इसे हम सीखें तो इसकी बेसिक डिफिनीशन यही होती है। अगर इसकी बेसिक डिफिनीशन देखें तो बेसिक डिफिनीशन क्या होती है कि यूजिंग अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट is called subject verb agreement। इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की? अगर बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक डिफिनीशन होती है कि यूजिंग अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब हम किसी भी वर्ब का जो इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, उसके ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं तो उसमें जो पहली चीज़ आती है दैट इज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है, किसके बारे में जानकारी लेनी होती है, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट के बारे में अगर जानना चाहें तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट वो होता है, इसकी पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड। कह रहा है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड, मतलब सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह पार्ट जिसकी वजह से हम सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। सॉरी, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जब सेंटेंस के पार्ट के, जिस पार्ट के अनुसार हम सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही आप क्या नाम देते हैं, सब्जेक्ट नाम देते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे, इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मैं इसमें पहली अगर चीज लिखूं तो सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, स्थान क्या होता है, इट मीन्स ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकता है, ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकता है। तो इसका फर्स्ट जो है, ओके, तो जो फर्स्ट है दैट इज ये सेंटेंस है, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ आता है। तो फर्स्ट है कि ये पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। ठीक है, सेकंड जो होता है दैट इज कि ये सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। और जो थर्ड होता है
थर्ड क्या है, थर्ड है कि ये मिडिल में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं, क्या क्या बताई हैं, पहले मैंने चीज ये बताई बेसिक से डिफिनेशन की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यूजिंग अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब कि एक वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगना ही वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। फिर बात है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस का एक पार्ट है जिसकी वजह से हम सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब बात आती है कि सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, तो ये स्थान कहाँ कहाँ, ये कहाँ कहाँ आ सकता है। तो मैंने बताया कि ये बिगिनिंग में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल इसके लिखते हैं, उसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि वी आर द बेस्ट, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने बताया कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड, सेंटेंस का वह पार्ट जिसकी वजह से हम सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसे ही आप सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले में मैंने लिखा कि बिगिनिंग में ये शुरुआत में आ सकता है, ये शुरुआत में आ सकता है। आपने देखा कि ये वी लिखा हुआ है, ये वी लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और वी की वजह से ये किसका इस्तेमाल हो रहा है, आर का इस्तेमाल हो रहा है। वी की वजह से ही किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं आर के जगह पे इज लिख दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब वी है तो वी के अनुसार हमें क्या लिखना है, आर लिखना है, क्योंकि यही डिफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड। तो सेंटेंस का वह भाग जिसकी वजह से हम सेंटेंस का वह भाग जिसकी वजह से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी आया तो वी के अनुसार हम आर ही लिखेंगे, इज लिखना गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार ही अगर हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे तभी वो सब्जेक्ट का अग्रीमेंट होगा और वर्ब का अग्रीमेंट होगा। वैसे जो सेकंड लिखा हुआ है कि एंड, जैसे आप देख रहे हो कि सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जिसकी वजह से हम वर्ब का इस्तेमाल करें, तो सेंटेंस का इसमें वर्ब कौन है, तो एम है, और एम का इस्तेमाल किसकी वजह से हो रहा है, आई की वजह से। अगर आई की वजह से हो रहा है, अगर मैं जैसे अगर यहाँ पे एम की जगह कुछ और लिख दूं, अगर आर लिख दूं, इज लिख दूंगी, इज लिख दूं, तो ये क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये अग्रीमेंट करता ही नहीं है, और इसकी वजह से हम सेंटेंस के भाग के सेंटेंस का वह भाग जिसकी वजह से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट अगर ये आई है तो आई के अनुसार हमें क्या लगाना है, एम लगाना है, ठीक है। वैसे अगर मैं सेकंड में बात करूं कि सब्जेक्ट हमारा कौन बन रहा है, तो ये इज किसकी वजह से आ रहा है, ये इज किसकी वजह से आ रहा है, सी की वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, हमारा आई था, तो आई की वजह से हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, एम का। वैसे अगर हम यहाँ बात करें कि ये इज किसकी वजह से आ रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, सी की वजह से, तो सी ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वैसे जब आप सेकंड देखते हैं, सॉरी थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या लिखा हुआ, मिडिल। मिडिल में ये कैसे आता है, लिखा हुआ कि देयर इज अ ब्यूटीफुल ट्री इन माई गार्डन, देयर इज अ ब्यूटीफुल ट्री इन माई गार्डन। तो आप देख पा रहे हो कि सारी चीजें इसमें दोनों में सेम है, बस फर्क क्या है, तो फर्क आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अ ब्यूटीफुल ट्री लिखा हुआ था, यहाँ पे टू ब्यूटीफुल ट्रीज लिखा हुआ है, सॉरी ट्रीज, यहाँ पे टू ब्यूटीफुल ट्रीज लिखा हुआ है, बस फर्क इतना ही है। और जब ये जैसे ही चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब भी चेंज हो रहा है, यहाँ इज था और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, ये भी चेंज हो रहा है। और ये जिसकी वजह से चेंज हो रहा है इट मींस उसी की वजह से इस्तेमाल हो रहा है।
जैसे यहाँ पे अ ब्यूटीफुल ट्री लिखा हुआ है, अ ब्यूटीफुल ट्री लिखा हुआ है, तो अ ब्यूटीफुल ट्री की वजह से आपने क्या इस्तेमाल किया, इज किया। जैसे आपने टू ब्यूटीफुल ट्रीज किए, टू ब्यूटीफुल ट्रीज किए, आपने क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया। तो ये किसकी वजह से इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसी की वजह से इस्तेमाल हो रहा है, अ ब्यूटीफुल ट्री और टू ब्यूटीफुल ट्री की वजह से। तो क्या इस सेंटेंस का यही सब्जेक्ट कहलाएगा, क्या इस सेंटेंस का यही दोनों सब्जेक्ट है ना। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, ठीक बिगिनिंग में, वो सब्जेक्ट कहाँ आ रहा था, बिगिनिंग में। फिर सेकंड में आपने क्या देखा कि एंड में आ रहा है, यहाँ पे भी एंड में आ रहा था। वैसे थर्ड में अगर मिडिल की बात करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कौन बन रहा था, अ ब्यूटीफुल ट्री। फर्स्ट में अ ब्यूटीफुल ट्री और सेकंड में टू ब्यूटीफुल ट्रीज, सेकंड में टू ब्यूटीफुल ट्रीज। तो ये सेंटेंस में ऐसा नहीं है, होता क्या है कि बच्चों में एक ऐसी चीजें बैठ जाती है कि सब्जेक्ट जो होता है ना सेंटेंस के शुरुआत में ही आता है। ऐसा नहीं है, सेंटेंस कहीं पे भी आ सकता है, सेंटेंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। सेंटेंस में ये कहीं पे भी आ सकता है, सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जो होता है कहीं पे भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है। आप इसको देखें, एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब इसके आगे जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखना है कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। तो उसकी आप हेडिंग लिखेंगे कि व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो आपको बताया गया बेसिक क्लास जब मैंने कराया था, फंडामेंटल्स आपको पढ़ाए थे, तो उसमें क्या बताया था कि हमारे पास दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट बनते हैं, एक तो पहला नाउन होता है और दूसरा प्रोनाउन होता है। इसके अलावा जैसे अगर आप मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखूं कि कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट नाउन, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिख दिए। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप इसे एक बार मैंने बताया हुआ है बेसिक में, आप इसे फिर से देख लें कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, इस यहाँ पे डी साइलेंट होता है, डी को हम प्रोनाउंस नहीं करते। कभी भी अगर ए और जे के बीच में कभी भी डी आता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे आप कुछ शब्द लिखते हो जैसे एडजस्ट, आप पढ़ते हो इसे एडजस्ट पढ़ते हो, लेकिन ये एडजस्ट नहीं होता, इट्स एडजस्ट, एडजस्ट। वैसे आप एडजेसेंट एंगल पढ़ते हो मैथ में, एडजेसेंट कहते हो, लेकिन एडजेसेंट ये नहीं होता, एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी साइलेंट होता है। क्यों साइलेंट होता है, ए और जे के जब भी बीच में आता है डी, डी साइलेंट होता है। तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। फिर आपको मैंने ये बताया था कि जब कभी भी आर के पहले अगर वॉवल आया हुआ हो, आर के पहले अगर वॉवल आया हुआ हो, मैंने बेसिक क्लास में ये करा रखे हैं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा और आपको कि अगर आर से पहले अगर वॉवल आया हुआ हो, इट मीन्स इसकी प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हैं, अ करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन र नहीं होती, ठीक है। लेकिन यही थी कि ये उल्टा हो जाए। उल्टा कहने का क्या मतलब है, जब आर के बाद वॉवल आ जाए, जैसे कुछ भी आ जाए तो वहां पे उसकी प्रोनाउंसिएशन र करते हैं, लेकिन यहां हम अ करते हैं। जैसे आप कुछ शब्द लिख के समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा फादर, एक मैंने लिखा, तो आप देखिए ये दोनों फर्क में क्या है, ये दोनों शब्द में क्या फर्क है।
आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लास्ट में ER आ रहा है, यहाँ पे RE आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ जब ER आ रहा तो R से पहले क्या एक वाउल है, R से पहले एक वाउल है, तो क्या इसे हम र प्रोनाउंस करेंगे? नहीं करेंगे। इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? हम ह करेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फादर। इट्स फादर। फादर नहीं होता, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फादर। इसे फादर कहते हैं। लेकिन जब हम R के बाद वाउल लिखते हैं तो क्या हम इसे र पढ़ते हैं ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? रिक्वेस्ट। इसे पढ़ते हैं हम रिक्वेस्ट। लेकिन अगर यही पहले अगर आ जाए एक वाउल तो आप इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम र नहीं पढ़ते, इसे अ पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे एक्टर, एक्टर लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं एक्टर को यहां र पढ़ेंगे या फिर अ पढ़ेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? हम एक्टर नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? एक्टर, ठीक है, एक्टर। जब भी एक आर के पहले एक वाउल आ जाए, एक आर के पहले एक वाउल आ जाए तो आपको क्या पढ़ना है? अ पढ़ना है। इसे हम र नहीं पढ़ते। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे जब देखते हैं, जब इस हिसाब से आप इस वाले सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ER लिखा हुआ है। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे या अ पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। तो इट्स वर्ब। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इट वर्ब। इट वर्ब। नेक्स्ट वैसे यहाँ पे क्या होता है कि आप इस ओ को भी पढ़ते, इसे ओ को नहीं पढ़ना होता हमें। इसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रेपोजिशन। 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 यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मैंने सुना है पढ़ते हुए कि यहाँ पे इस एन को साइलेंट कर देते हैं। इस एन को साइलेंट नहीं करना, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसे क्या करते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। यहाँ पे इसको आप क्या करते हो? इंटर। यहाँ पे ये आएगा क्योंकि ER आता है तो इसे आप पढ़ते हो इंटर। और नेक्स्ट जंक्शन बोल देते हैं लोग, जंक्शन नहीं, JE लिखा हुआ है, इट मीन जे है। इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? इंटरजेक्शन। इसे प्रोनाउंस करते हैं हम इंटरजेक्शन। तो हम कैसे इसे पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यहाँ पे डी साइलेंट होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन बनता है। तो सब्जेक्ट के बनने का अधिकार किसको किसको है? तो पहला नाउन को है और दूसरा प्रोनाउन को है। एडजेक्टिव को नहीं है, वर्ब को नहीं है, ना एडवर्ब को है, ना प्रीपोजिशन को है, ना कंजंक्शन को है, ना इंटरजेक्शन को है। सिर्फ सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है? तो नाउन और प्रोनाउन के पास। फिर कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं? तो और बनने का अधिकार है कि वर्ब का जो ING फॉर्म होता है, वर्ब का जो ING फॉर्म होता है, मैंने बता भी रखा है कि इसको हम वर्ब कम नाउन कहते हैं। मतलब ये वर्बल नाउन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसे हम वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से होते हैं? वर्ब के ING फॉर्म, वर्ब के ING फॉर्म। फिर जो सेकंड होता है वो क्या होता है? 2+V1, जिसे आपने जेरेंड के नाम से पढ़ा था। इसे आपने वर्ब ING फॉर्म को आपने जेरेंड के नाम से पढ़ा था बेसिक में। जब मैंने आपको बहुत किनारे नहीं दिख पा रहा, वहां पे दिख रहा है स्ट्रिंग की स्थिति है ना, ये जो साइड में लिखा है। अब क्या करना आगे है? कोई बात नहीं, ये आगे की बच्चों को एक बार कह दीजिए। ये बच्चे आपको शायद नहीं दिख पा रहे, लेकिन एक बार जब वीडियो आप देखोगे तो इसे मैंने रिवाइज करके देख लेना। जो भी शब्द लिखे हैं इस आपको इतने टफ भी नहीं है, ये आ जाएंगे आपको समझ में, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये मैंने रिक्वेस्ट लिखा है, ये फादर लिखा है, ये फादर है, ये रिक्वेस्ट है। फिर ये मैंने जो आपको बताया कि ये फिर साइलेंट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और आगे मैं क्या बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से बनते हैं। तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको? नाउन और प्रोनाउन को। उसके बाद कौन सब्जेक्ट बनता है? तो वर्ब का ING फॉर्म। और उसके बाद 2+V1, जिसे आप एक नाम से जानते हो, इसे आपने जेरेंड कहा था। और मैंने उस टाइम बताया था कि जेरेंड और इन्फिनेटिव, जेरेंड और इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं और नाउन को अधिकार है कि ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। इस वजह से ये सब्जेक्ट बनते हैं। फिर कौन बनता है? तो एक द प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म जो होता है, ये भी सब्जेक्ट बनने का काम करता है। द प्लस एडजेक्टिव का, द प्लस द प्लस एडजेक्टिव भी क्या बनता है? द प्लस एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बनने का काम करता है। फिर सब्जेक्ट कौन बनता है? तो सब्जेक्ट बनता है कोई एक क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई एक क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद टू लिखा हुआ हो, उसके बाद V1 लिखा हुआ हो। कोई क्वेश्चन वर्ड हो, फिर उसके बाद टू लिखा हुआ हो, उसके बाद V1 लिखा हुआ हो, तो वो भी क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। फिर कोई क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद कोई एक नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद V1 लिखा हुआ हो। कोई एक
क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद भी1 लिखा हुआ हो, ये सारे क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। अब हम बारी बारी से सीखने की कोशिश करते हैं कौन कौन कैसे सब्जेक्ट बनता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि नाउन सब्जेक्ट बनता है, दूसरा प्रोनाउन बनता है। बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है लेकिन ये जेरंड होता है और जेरंड सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही नाउन की तरह काम करता है, लेकिन हाँ नाउन की तरह ये काम करेगा और जब ये नाउन की तरह काम करेगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा। फिर इन्फिनेटिव का भी वही है कि ये हमेशा नाउन की तरह नहीं करता, लेकिन जब भी ये नाउन की तरह काम करेगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। फिर द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव भी क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस भी1, ये भी सब्जेक्ट बनने का काम करता है। फिर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, उसके पास भी1 आ जाए, उसके बाद भी1 आ जाए तो भी वो सब्जेक्ट बनने का काम करता है। जैसे सेंटेंस में समझेंगे, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला मैंने लिखा नाउन का, तो नाउन का मैं एग्जांपल पहले लिख रहा हूं। तो नाउन का एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि अमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में आप इज का इस्तेमाल किसकी वजह से कर रहे हैं? तो इस अमित की वजह से। आप अमित के जगह पे जैसे आपने किया कि अमित एंड रौनक, अमित एंड रौनक, तो क्या आप इज लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। आप क्या लिखोगे? अमित एंड रौनक। जैसे ही आपने करा अमित और रौनक, आपने जैसे यहां पे करा, आप इज नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? आर लिखोगे। और जब इज नहीं लिखोगे, आर लिखोगे, जब इज नहीं लिखोगे, आर लिखोगे, तो ये चेंजेस कौन करा रहा है? तो हमें ये जो पार्ट है इसकी वजह से तो कर रहे हैं। और जब इसकी वजह से हम वर्ब का इस्तेमाल करें तो क्या इसे सब्जेक्ट कहेंगे आप? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे प्रोनाउन आप लिख सकते हैं कि आई एम अ टीचर। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो आप मुझे बताइए आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और जब ये आई पर्सनल प्रोनाउन होता है तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि प्रोनाउन का अधिकार है कि वो सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसा नहीं कि केवल पर्सनल प्रोनाउन ही बनता है, पर ये आई पर्सनल प्रोनाउन है, इसी वजह से मैं पर्सनल प्रोनाउन कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप आई को चेंज करें, आई को जैसे ही आपने सी से सब्स्टिट्यूट किया, तो आप क्या यहाँ पे एम लिख पाओगे क्या? या फिर इज लिख पाओगे या फिर आर लिख पाओगे? इज अ टीचर। जैसे ही मैं करता हूं तो आप मुझे बताएं कि आप सी की वजह से क्या एम लिखोगे? नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? फिर इज लिखोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस सेंटेंस के पार्ट की वजह से हो रहा है। और जिस सेंटेंस की पार्ट की वजह से आप एक वर्ब के इस्तेमाल करते हैं, उसी पार्ट को आप क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा कौन है? सी। यहां पे कौन है? आई। यहां पे कौन था? अमित एंड रौनक। और यहां पे कौन है? अमित। ठीक है। उसके बाद जब बात आती है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आप सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन की तरह। और आपको जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। तो नाउन आप पहचान सकते हैं व्हाट, हु और होम के थ्रू। ठीक है। व्हाट, हु और होम से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये जो रिप्लाई करता है, ये आंसर देता है, ये किसका देता है? अगर आपने सेंटेंस में व्हाट, हु और होम से क्वेश्चन किया और आपको जब रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इट मीन्स, और नाउन को अधिकार है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बने। तो जब आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो सब्जेक्ट पता करने के लिए आप किससे क्वेश्चन करते हैं? व्हाट और हु से। और जब आपको ऑब्जेक्ट पता करना होता है, इससे आप सब्जेक्ट पता करते हो। और जब आपको ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप किससे करते हो? तो आप इस व्हाट से और होम से जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। आपको क्या मिलता है? तो ऑब्जेक्ट मिलता है। लेकिन जब आपको सब्जेक्ट पता करना होता है तो व्हाट और हु से क्वेश्चन करते हो। जैसे उसके बाद आप देख पा रहे हो, उसके बाद अगर मैं यहां लिखूं वर्ब का आईएनजी फॉर्म का, तो जैसे मैंने लिखा कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो आपसे अगर क्वेश्चन यहां पूछते हो कि व्हाट कॉजेज कैंसर, तो क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है? क्या ये शब्द व्हाट का आंसर दे रहा है? और अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो क्या ये सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के साथ साथ व्हाट से आंसर देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन। ठीक है। तो यहां पे भी ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन ये नाम काम कैसा कर रहा है?
सेंटेंस से नाउन की तरह कर रहा है, और जब ये नाउन की तरह सेंटेंस में काम कर रहा है इसी वजह से आप इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ये वर्ड का भी आंसर दे रहा है कि व्हाट कॉजेज कैंसर, तो आपको आंसर मिलेगा स्मोकिंग। फिर बात आती है कि द प्लस एडजेक्टिव की, सॉरी 2 प्लस V1 की, तो 2 प्लस V1 की जैसे मैंने लिखा कि टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो आप मुझे बताएं, मैं यहां कहता हूं कि 2 प्लस फॉरगिव, ठीक है, 2 प्लस फॉरगिव मतलब 2 प्लस V1 लिखा हुआ है, इज डिवाइन। मैंने पूछा कि व्हाट इज डिवाइन, तो क्या आपको आंसर टू फॉरगिव मिल रहा है? और जब आंसर टू फॉरगिव मिल रहा है वर्ड से, और वर्ड से आंसर करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, और नाउन को अधिकार है कि वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ ये है तो V1 के फॉर्म में, यहाँ पे भी ये भी के ING के फॉर्म में है, लेकिन क्या ये वर्ब है? नहीं है, क्योंकि ये वर्ड का आंसर दे रहा है, और जब ये वर्ड का आंसर दे रहा है तो ये नाउन के तरह काम कर रहा है, और नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। फिर सेकेंड, इसके बाद जो थर्ड है वो है कि द प्लस एडजेक्टिव, जैसे मैंने लिखा द, उसके बाद आपको पता है कि ये पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जब पुअर एडजेक्टिव है तो आप लिखते हो द पुअर आर गेटिंग, द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। तो मैंने पूछा कि हु आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, तो आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा द पुअर। और हु से आंसर देने वाले शब्द क्या नाउन होते हैं, नाउन होते हैं। और जब नाउन है ये, तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि नाउन का अधिकार है सब्जेक्ट बनने का, तो ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ, द पुअर। वैसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा कि वेयर, उसके बाद हमें टू लिखना है, वेयर टू गो, वेयर टू गो। और अगर वेयर टू गो लिखा हुआ है तो वेयर टू गो, ओके मैम, चेंज कर सकते हैं ऊपर जाए तो, ये पता है ना? हाँ मैम, ये तो ठीक छोटा दिख रहा है। है। वेयर टू गो, अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट में वेयर टू गो बनाता हूँ इस वाले फॉर्मेट पे, तो वेयर टू गो की वजह से आप यहाँ इज लिखते हो क्योंकि ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। तो वेयर टू गो इज वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड, वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड। तो मैं कहता हूं व्हाट इज नॉट डिसाइडेड, तो क्या ये वर्ड का आंसर ये पूरा शब्द दे रहा है? अगर ये वर्ड का आंसर पूरा शब्द दे रहा और वर्ड से आंसर देने वाले शब्द, वर्ड से आंसर देने वाले शब्द नाउन होते हैं, तो क्या ये नाउन है? और अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो नाउन का अधिकार है सब्जेक्ट बनने का। तो यहाँ ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है? तो वेयर टू गो। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन वर्ड, जैसे मैंने लिखा कि व्हाट यू हैव, ठीक है, व्हाट यू हैव। तो आप देखो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद नॉन प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन है, उसके बाद V1 है। तो क्या ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? उसके बाद व्हाट यू हैव इज माइन, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है। तो आप अगर यहां पूछते हैं कि व्हाट इज माइन, तो क्या ये आंसर मिलेगा व्हाट यू हैव? वर्ड से जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या ये आंसर मिल रहा है? और जब ये वर्ड का आंसर दे तो वर्ड से आंसर देने वाले शब्द क्या नाउन होते हैं? और अगर वो नाउन होते हैं और नाउन को अधिकार है सब्जेक्ट बनने का, तो क्या ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड का आंसर दे रहा है और वर्ड से आंसर देने वाले शब्द नाउन होते हैं। यहां तक आप एक बार लिखे, समझे। मैं 1 मिनट के बाद मैं इसे फिर से कंटिन्यू करूंगा, एक बार इसे पढ़ लें और आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे एक बार पढ़ लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूं। तो इसके बाद सब्जेक्ट आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है। फर्स्ट में आपने देखा
फर्स्ट वाले स्लाइड में आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज। सेंटेंस का वह भाग जिसकी वजह से आप एक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमने देखा कि पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पोजीशन, सब्जेक्ट का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपने देखा कि ये कहीं भी आ सकता है, ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। इट मीन्स ये शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इतनी बात हुई थी फर्स्ट स्लाइड में। फिर सेकंड स्लाइड में हमने देखा, सेकंड स्लाइड में हमने क्या देखा कि सेकंड स्लाइड में हमारा सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास अधिकार है कि ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो कौन कौन से के पास, नाउन और प्रोनाउन के पास। फिर कौन बनता है सब्जेक्ट, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे आप जेरंड कहते हो, और जब ये जेरंड होगा तो ये नाउन की तरह काम करेगा, तभी बनेगा। फिर आपने दूसरी चीज इसमें क्या देखी थी कि टू के बाद V1 जब आए तब आप इसे इन्फिनेटिव कहते हो, और इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह ही सेंटेंस में काम करता है, इसी वजह से आप इसे क्या कहते हो, सब्जेक्ट कहते हो। ये फिर अधिकार किसको है सब्जेक्ट बनने का, तो ड प्लस एडजेक्टिव को। फिर WH का हो या फिर क्वेश्चन वर्ड का हो, उसके बाद टू आ जाए, फिर V1 आ जाए, फिर क्वेश्चन वर्ड है, नाउन या प्रोनाउन है इसके बाद, उसके बाद V1 है, ये सारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। ये अधिकार है इनके पास कि ये सब्जेक्ट बने, क्योंकि ये नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और नाउन को पहचानने के लिए आपको 3 चीज से क्वेश्चन करना है, व्हाट, हु और होम से। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो व्हाट और हु से, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो व्हाट और होम से। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के दौरान आपने देखा कि अभी अपन बात किसकी कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। फिर जब सब्जेक्ट की बात कंप्लीट होती है तो कौन आता है, वर्ब। तो जब अपन वर्ब की बात करते हैं, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो आपको पता है मैंने वर्ब के जो डिटेल्स होते हैं थोड़े बहुत बेसिक में आपको बता रखे, फंडामेंटल क्लास के दौरान बता रखे हैं कि वर्ब क्या क्या हो सकता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, वर्ब कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने फंडामेंटल क्लास के दौरान आपको बताई थी। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं मेन हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर के थ्रू, वो क्या पढ़ना है कि वर्ब कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं और कौन से प्लूरल वर्ब होते हैं, कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है, ये चीजें सीखनी है हमें। तो आपको बताया गया था उस टाइम कि इज जो होता है, वॉज जो होता है, डज होता है और हैज होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिंगुलर वर्ब। इसका जब प्लूरल की बात करें तो प्लूरल कौन कौन सा होता है, तो इज से जो प्लूरल बनता है डेट इज आ, व, डू और हैव। इतनी बात आपको बताई जा चुकी है, ये नहीं है, ये नई चीजें हैं आपके लिए, ये पुरानी चीजें जो आपने पहले सीख रखी थी, लेकिन यहाँ इसकी हिस्सेज हैं। ठीक है, मैंने टेंस भी पढ़ाया था तो आपको बताया था। फिर सेकंड चीज है कि जब वर्ब वन में आप एस और एस ऐड करते हैं, जब वर्ब वन में आप एस और एस ऐड करते हैं तो ये भी क्या बनते हैं, सिंगुलर बनते हैं। और जो रूट फॉर्म होता है या फिर जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का V1, वो क्या होता है, तो वो प्लूरल वर्ब कंसीडर किए जाते हैं, फिर आपको मैंने ये भी बताया था उसी टाइम जब टेंस आपको पढ़ाया था कि किसके लास्ट में क्या आता है तो आप एस लगाते हैं, किसके लास्ट में क्या आता है तो आप एस लगाते हैं। ये सारी बातें अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने कॉपी में देख लेना कि कैसे आप किसी को सिंगुलर, किसी नाउन को आप प्लूरल बनाते हैं, किसी वर्ब को आप सिंगुलर बनाते हैं, किसी नाउन को आप सिंगुलर कैसे करते हैं एस और एस हटा करके। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आप इसे कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि सब्जेक्ट, आपको प्लुरैलिटी और सिंगुलैरिटी ऑफ सब्जेक्ट भी मैंने टेंस के दरमियान बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, आपको पता है कि एम जो वर्ब है, एम जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो ये एक ही के साथ आता है, वो किसके साथ, आई के साथ। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डिड है, हैड है और मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स भी मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है। ठीक है, मॉडल्स, तो इनको क्या मतलब, इनको दे हैव नथिंग टू
डू विथ इसका मतलब क्या है कि डिड, हैड और मॉडल्स, डिड, हैड और मॉडल्स के सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी, कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं कि जब आप इज, एम, आर या फिर आप सिंगुलर या प्लूरल वर्ब ये जो फॉर्म के फर्स्ट और लिखे हुए हैं, जैसे आप अगर सी लिखते हो तो सी के अनुसार आपको लगाना हो कि इज आएगा या फिर आर आएगा, तो आप किसके साथ जाते हैं? इज के साथ, क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब बात आए कि सी आए या फिर वी आए और आपको हैड लगाना है, तो सी के साथ भी हैड ही आएगा और वी के साथ भी क्या आएगा? हैड ही आएगा। वैसे ही सी के साथ भी, सी के साथ डिड ही आएगा और वी के साथ भी डिड ही आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और मॉडल्स की अगर बात करें, जैसे अगर आप लिखते हो सी और यू, तो ऐसा नहीं है कि सी सिंगुलर है तो आपको कैन लिखना है तो इसके साथ आप कैंस लिख दोगे, आप इसके साथ कैंस नहीं लिखोगे, आप इसके साथ क्या लिखोगे? कैन ही लिखोगे। कैंस लिखना क्या होगा? गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल्स है और मॉडल्स को सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी ऑफ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। मॉडल्स को सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी ऑफ सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, या फिर डू हो या फिर डिड हो, हैड हो, इन सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी से कोई मतलब नहीं होता। यू के साथ भी आप क्या लिखेंगे? कैन ही लिखेंगे। किसी के साथ आपको सिंगुलर और प्लुरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप इसको एक बार देखें, आप लकी क्या लिख रहे हो यार कि यूज्ड टू प्लस वर्ब का आईएनजी आता है तो यूज क्या? अरे भाई ये आगे पढ़ना है हमें, अभी यहां तक पहुंचे कहाँ हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे देख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए हो। हमें इससे आगे स्लाइड में मूव करता हूं। आगे वाले स्लाइड में क्या हमें पढ़ना है कि अब हमने वर्ब भी देख लिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने सब्जेक्ट भी देख लिया, वर्ब भी देख लिया। अब बात आती है दैट इज अग्रीमेंट। तो जब अपन अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अग्रीमेंट होता क्या है? तो अग्रीमेंट हम उसे कहते हैं, क्या होता है कि जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार अगर आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, और अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार अगर आपने प्लूरल वर्ब लगा दिए, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? पहले तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर हमने देखा वर्ब, और फिर हमने एग्रीमेंट देखा कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट आप उसे कहते हो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आप सिंगुलर वर्ब लगाओ। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं मैंने वर्ब वाले में लिस्ट बना करके आपको बता दी है, ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओ, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर है या फिर कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो, अगर क्लियर है तो आप सारी यस यस लिख सकते हो।
भाई यहाँ पे लिखा हुआ है लकी, तुम देखो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट वाली बात कहाँ से आ गई? हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाना, वर्ब हमें किसके अनुसार लगाना? सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। चलो यस के कॉमन कमेंट आने लग गए हैं, इस वजह से मैं अब आगे मूव करता हूं और हमारा ये जो बेसिक डिफिनेशन थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, अब उससे हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब आगे हमें क्या पढ़ना, अब हम रूल्स की ओर मूव करते हैं। अब हम रूल्स की ओर मूव करते हैं और रूल्स के अनुसार रूल्स के और हम मूव करते हैं। और जो फर्स्ट हमारा रूल आता है दैट इज नन। अगर अपन नन की बात करें, अगर हम नन की बात करें तो ये फर्स्ट रूल है और फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट बने, अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉन बने तो नन की वजह से ही आप नन अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ हमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको देखो कुछ एब्रिविएशन मिलेंगे यहाँ पे, मैं कुछ एब्रिविएशन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम नन की बात करेंगे। तो क्या क्या एब्रिविएशन मिलेंगे आपको एक मिलेगा एससीएन, फिर मिलेगा आपको पीसीएन, फिर मिलेगा आपको यूसीएन, फिर मिलेगा आपको एसएचबी, फिर मिलेगा आपको पीएचबी। ये 5 एब्रिविएशंस आपको मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? तो एशियन कहने का मतलब होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर पीशियन कहने का क्या मतलब होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। यूसियन कहने का क्या मतलब है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। फिर एसएचबी का क्या मतलब है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और पीएचबी कहने का क्या मतलब है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये 5 एब्रिविएशन आपको याद रखना है कि एससीएन फॉर क्या होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पीसीएन फॉर क्या होता है? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। यूशियन फॉर क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन। एसएचबी का क्या मतलब है? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पीएचबी का क्या मतलब है? तो पीएचबी का मतलब है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं हमारा, तो आगे अब हम आते हैं रूल्स की ओर। और रूल्स में जो पहला हम सीखते हैं, आप रूल्स कह लो या फिर फैक्ट्स कह लो, आपको जो पसंद है आप रूल्स भी लिख सकते हो और फैक्ट्स भी लिख सकते हो। जिसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है वो किसके बारे में है? तो नॉन के बारे में। जब हम नन के बारे में पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट इसका पॉइंट आता है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट बनने का काम नन करता है तो नन के साथ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ब कैसी होती है? तो वो वर्ब होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको पेपर में या फिर आपकी जो बुकलेट दी गई है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के या फिर सिंटेक्स के नाम से। तो आप उसे प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे उससे बुक से आपको क्या करनी है, बुकलेट से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है। तो जब नन की बात करते हैं तो नन के साथ हम, जैसे मैं लिखता हूं कि हैज और हैव arrived at the airport। None has or have arrived at the airport। मैंने क्या बताया कि जब सेंटेंस में नन डायरेक्ट सब्जेक्ट बने तो इसके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कौन सा है। तो आपको पता है कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी से होती है और ये
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी से होती है। अभी लिस्ट मैंने जो वर्ब आपको बताया था उस टाइम भी मैंने लिस्ट बनवा करके सारी चीजें बताई हैं कि कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं और कौन से प्लूरल वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि नन अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट बने तो नन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। तो बेसिक सी बात है, आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। फिर इसका जो नन का वो सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड इसका क्या है कि आप नन आ जाए सेंटेंस में और नन के बाद ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए यूसीएन, यूसीएन, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि इस वाले सेंटेंस, ये जो मैं सेंटेंस इस पैटर्न पे लिखूंगा, आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये नन बन रहा है या फिर ये यूशियन बन रहा है, ये नॉन बन रहा है या फिर ये यूशियन बन रहा है। आप मुझे ये बताएं जरा। शिवम दुबे, अगर ये नरेशन में ऑप्टेटिव छूट गया तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे ये क्लास फिर से रीओपन होंगी। तो देखो ये कि हैं बच्चे वो कह रहे हैं कि यूशियन बन रहा है, तो भाई यूशियन बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको बेसिक्स क्लासेस कराई थी और उसमें जब मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बेसिक और फंडामेंटल बताए थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जब आप 3 पॉइंट्स उसके लिखवाए थे, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आप एक नाउन इस्तेमाल करते हो, फिर आप प्रीपोजिशन के बाद आप एक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो, फिर अगर आप प्रीपोजिशन के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हो तो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में होने चाहिए और ये जेरंड की तरह काम कर रहा होता है। और ये तो आपको ये भी बताया गया था कि ये जो नाउन और प्रोनाउन आते हैं या फिर ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी आते हैं, ये जेरंड की तरह ट्रीट करते हैं उस टाइम। ठीक है, तो ये दोनों ही कौन से केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ये दोनों ही किस केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन है या फिर प्रोनाउन है वो कौन से केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं तो आप मुझे ये बताओ, ये जो मैंने ऑफ लिखा है क्या ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अगर ऑफ प्रीपोजिशन होता है, अगर ऑफ प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद अगर मैंने ये अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, इट मींस ये है तो नाउन ही ना। अगर ये है नाउन ही तो इसका केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट बनने के लिए हमें केस क्या चाहिए होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट बनने के लिए हमें केस क्या चाहिए होता है, सब्जेक्टिव केस। तो आप जो भी यूशियन को सब्जेक्ट मान रहे थे, क्या ये यूशियन सब्जेक्ट बनेगा क्या, ये ऑफ का, क्या ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इट मींस ये जो यूशियन लिखा हुआ है क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी वजह से जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट कौन बनेगा, यहां पे भी नॉन बनेगा। और नॉन के अनुसार हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहां जो हम वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे वो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल से समझे, नन ऑफ द फर्नीचर इज और आर बीइंग ब्रॉट। आपको मैंने बताया है बेसिक क्लास में कि ये जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर को आप यूशियन कहते हैं। और यूशियन सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने जब प्रीपोजिशन की बेसिक आपको बताई थी तो उस टाइम बताया था कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर ओके ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर अपन नाउन लिखते हैं तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कौन से केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं तो यहाँ ये जो फर्नीचर लिखा हुआ क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है या नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन बन रहा है, सब्जेक्ट ये नॉन बन रहा है। और जो नॉन बनता है डायरेक्ट सब्जेक्ट तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ये इज आएगा या फिर आर आएगा, तो ये आएगा इज। इसका जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है, थर्ड पॉइंट है कि नॉन के बाद अगर आप ऑफ लिखते हैं और ऑफ के बाद अगर आपने पीशियन लिखा हुआ है तो यहां पे भी
सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी नॉन ही बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर ये नाउन लिखा हुआ है तो नाउन ये कौन से केस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। इट मीन्स ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और नाउन के दरमियान मैंने प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बताया था क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो पीसीएन है, ये पीसीएन क्या है, पीसीएन है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन बन रहा है, नॉन बन रहा है। और नॉन अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट बनता तो ये क्या लेता है अपने साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे भी वर्ब हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे भी जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगी। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि ठीक है, नन ऑफ द बुक्स इज और आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये द बुक्स, ये द बुक्स सब्जेक्ट बन रहा है क्या, सब्जेक्ट यहां नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में। तो अभी भी सब्जेक्ट हमारा कौन बन रहा है, नॉन ही बन रहा है। और जब नॉन सब्जेक्ट बन रहा है तो नॉन की वजह से ही आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, आप इसे एक बार देखें जल्दी से, फिर इसके जो आगे के 2 पॉइंट्स और हैं उसे हम क्लियर करते हैं। चलिए इसके आगे मूव करते हैं। और आगे हमारा क्या है, फोर्थ, नॉन का जो फोर्थ है वो फोर्थ क्या है, अगर सेंटेंस में नॉन आए और नॉन के बाद आपको एक शब्द लिखा हुआ मिले दैट इज बट, और बट के बाद अगर एशियन लिखा हुआ मिले, बट के बाद अगर एशियन लिखा हुआ मिले, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। नन के बाद अगर बट आए और बट के बाद अगर एशियन आए तो एशियन के बाद जो हमें वर्ब लगानी है वो वर्ब कैसी होगी, तो वो वर्ब होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि नन बट अ मेल हैज और हैव बीन सेंट टू यू। तो आप देख पा रहे हैं कि नन के बाद, नन बट के बाद हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है, एशियन मिल रहा है। और जब एशियन लिखा हुआ मिल रहा है तो हमें आगे क्या लगाना है, एस भी लगाना है। इट मीन एस भी कौन होता है, हैज या फिर है, तो आप कहेंगे हैज, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, हैज। इसके बाद इसका जो लास्ट फिफ्थ है वो फिफ्थ क्या है कि अगर सेंटेंस में नॉन आ जाए, और नन के बाद अगर आप बट लिखते हैं और बट के बाद अगर आपने लिखा हुआ है पीशियन, नन के बाद अगर आपने पीशियन लिखा हुआ है तो पीशियन की वजह से ही आप जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप अभी तक हर जगह अभी तक आप क्या करते आए थे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते आए थे नन के साथ। लेकिन ये कब लेता है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ये तब लेगा जब नॉन बट के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा, पीशियन मिलेगा। नहीं तो ये हर जगह नन अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जाम्पल लिखा हुआ कि नन बट सम गर्ल्स इज और आर मेकिंग दिस मिस्टेक। तो आपको पता है कि नन बट के बाद जैसा नाउन होता है वैसे ही हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना। तो आप देख पा रहे हैं कि नन बट के बाद जो ये नाउन लिखा हुआ है, नाउन क्या लिखा हुआ है, पीशियन लिखा हुआ है। अगर ये पीशियन लिखा हुआ है तो पीशियन होने की वजह से ही आपको क्या लगाना पड़ता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, तो प्लूरल अगर है तो प्लूरल होने की वजह से आप क्या लगाएंगे,
आर लगाएंगे। तो जो फर्स्ट हमारा रूल था वो फर्स्ट क्या था, नन के बारे में। आप नन के बारे में ढंग से पढ़ करके आए, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, वहाँ रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहीं कमेंट करें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, ताकि हमारा ये और ज़्यादा इंप्रूव कर पाए चैनल, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।